नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू। तो 2024 में आने वाले जो कुछ मंथ हैं, तो इन महीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इन्हीं सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीएस के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के जो कुछ वीडियोस होंगे, इसमें हम एसएससी जीडी पर फोकस करेंगे, क्योंकि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है अगले महीने ही है ना, फरवरी में ही ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसको फोकस में रख के हम यहाँ पर जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो इन एग्जाम को एनालिसिस करके ही रखे हैं कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से किसका वेटेज ज्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पर हम एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। इसके अंतर्गत ये हमारा आज पहला लेक्चर है, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी को ध्यान में रख के, ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम ट्रेंड रहा है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आगे किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। यदि आप एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, पुलिस वाले बच्चे, यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, आपको भी यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, है ना, एसएससी के बैचेस मिल जाएंगे, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, 600 प्लस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये 600 प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम आपके रहे हैं एसएससी जीडी के, तो उसी पैटर्न पर आधारित हैं, और डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ के सेक्शन में ये एसएससी जीडी 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और अपडेट देना चाहूंगा कि हमारी करंट अफेयर की जो ई बुक है ना, पूरे साल की जो ईयरली ई बुक है, ये आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, एक ये बुक्सकैप एक साइट है, इसके अलावा अमेजोन वगैरह जो ई कॉमर्स साइट है, यहाँ यहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे साल का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो ये आप एक बार बुक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से हमने इसको डिजाइन की है। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एसएससी जीडी का, ठीक है, जो एसएससी जीडी है, इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ एनालिसिस है आपके सामने कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से किसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हालांकि जो लगभग 20 क्वेश्चन आपको जीएस से देखने को मिलेंगे। अब जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आ जाता है, स्टैटिक जीके आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाता है। ठीक है, तो एक जो जीएस होता है बच्चों, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हालांकि इसमें आप देखेंगे तो मिला जुला स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। एक से दो क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, पॉलिटी को देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा एनालिसिस इसका कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके मतलब ऐसा जनरल नॉलेज जो चेंज नहीं होता, जिसका डेटा चेंज नहीं होता। और खास तौर पर यहां से भी आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, कला एंड संस्कृति, कला और संस्कृति, है ना, जैसे कि आप देखेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा संगीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है ये आप याद कर लीजिए। मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, इससे आपको एक से दो क्वेश्चन
जरूर देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब स्पोर्ट्स में भी आपको कौन से डायमेंशन देखने हैं, जैसे करंट में मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हुई है ना, कोई आप देखेंगे सीरीज हुई है, ठीक है, कोई व्यक्तिगत स्पर्धा हुई है, किसी में किसी ने कोई अवार्ड जीता है, किसी को कोई सम्मान मिला है, जैसे हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो करंट से रिलेट करते हैं, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिक जीके है इसका वेटेज काफी ज्यादा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर में आप देखेंगे 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी संविधान के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये 2 से 3 2 से 4 ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि फिक्स नहीं होता कि पॉलिटी के 2 ही क्वेश्चन आएंगे या फिर 3 ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन एक प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मैंने जितनी भी शिफ्ट हुए हैं उसका एक एवरेज यहाँ पर हमें मान करके चलना है, ठीक है। हिस्ट्री में हम देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी 1 से 2 क्वेश्चन है, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, हर सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी आपने अपनी प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, उसका अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सेंसेस एक टॉपिक हो गया, इससे क्वेश्चन देखने को आ, मिलता ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बताते जाऊंगा, तो उन पोर्शन को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है और अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, के गवर्नर नहीं रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एसएससी सीएचएसएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और लगातार एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन नहीं रहे हैं, जब भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे ना, तो आपको स्पेशल उस नहीं को याद रखना है, नहीं तो बच्चे ये नहीं भूल जाते हैं पढ़ना और गलत ऑप्शन टिक कराते हैं, ठीक है। तो देखिए सुनील अरोड़ा जो है, इसका आंसर ए ही हो जाएगा। जो सुनील अरोड़ा है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे हैं, ना कि ये भारत के कभी गवर्नर रहे हैं, बल्कि रघुराम राजन ये गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटेल भी गवर्नर रहे हैं, इसके अलावा मनमोहन सिंह भी भारत भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके गवर्नर रहे हैं, ठीक है। सुनील अरोड़ा जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। अब आरबीआई के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट आपको याद रखना। जब स्थापना हुई थी तो इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है इसके पहले गवर्नर थे, इसके आरबीआई के, याद रखना है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे, या फिर स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे भारतीय वो कौन थे, तो सीडी देशमुख, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर थे। ऐसे पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यदि हम आरबीआई के गवर्नर की यदि हम बात करें तो कौन है, तो शशिकांत दास, ठीक है। शशिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आरबीआई से अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मनमोहन सिंह की यदि हम बात करें तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे, ये आरबीआई के 15 या फिर 15वें गवर्नर रहे थे। साथ ही साथ ये भारत के पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। आरबीआई की हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक कुछ डिटेल है, बाकी और भी आपको डिटेल में आरबीआई को पढ़ना है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर पुरस्कार, या फिर जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब जल्दी से कमेंट में बता दो, जो बच्चे अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया, किस वर्ष किया गया। इसका आंसर मैं थोड़ी देर से आपको बताता हूं, ठीक है।
तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, बस रट लेते हैं कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, है ना। आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि डेप्थ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहली बार हॉकी में जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद, या फिर वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये मिला था रानी रामपाल को। आपको याद रखना है, ठीक है। ये हॉकी खेलती हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और इनको पहली बार 2020 में, ठीक है, 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये डिटेल याद होगी। अब कुछ और डिटेल हम याद रख लेते हैं कि जो ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 92 में यह स्टार्ट हुए थे, है ना। और ये भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं, है ना। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं, आपको याद रखना है। पहली बार ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया था? तो जो आनंद है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलते हैं, इनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहां से भी मल्टीपल टाइम्स बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ओवरऑल पहली बार महिला, ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी थी जिनको दिया गया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये पहली महिला एथलीट थी, खिलाड़ी थी, जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1995 में, ठीक है। और इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से था? तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध था, आपको याद रखना है ना। वेट लिफ्टिंग, या फिर जो वेट लिफ्टिंग ही उसको हम बोलते हैं, ठीक है, भारोत्तोलन हिंदी में बोलते हैं, तो इससे इनका संबंध था, आपको याद रखना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, देखिए, यह पुरस्कार पाने वाली कुछ प्रमुख महिला खिलाड़ी, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी, इनको 1995 में भारोत्तोलन में पहली बार आ, ये सम्मान मिला, है ना। और ये फर्स्ट फीमेल थी, एथलीट थी, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैरी कॉम को 2009 में दिया गया, मिताली राज को 2022 में दिया गया, ठीक है। इसके अलावा साइना नेहवाल को 2010 में दिया गया, पीवी सिंधु को 2016 में दिया गया, दीपा मलिक को 2016 में दिया गया, दीपा कर्माकर को 2016 में दिया गया। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मुक्केबाजी में पहली बार किस महिला को दिया गया, ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है। क्रिकेट में पहली बार किसको दिया गया, बैडमिंटन में पहली बार किसको दिया गया। तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा आपको डेप्थ में एनालिसिस करके पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं बच्चों, इन्होंने वर्ष 2000 में, ठीक है, जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने कांस्य, इसमें इन्होंने ओलंपिक में, है ना, इसमें इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहला ओलंपिक में पहली बार ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ही थी, आपको याद रखना है। इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था वेट लिफ्टिंग में, और पहली बार इनको पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ पुरुष खिलाड़ी भी हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि विश्वनाथ आनंद को चेस में 1991-92 में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का डायरेक्ट पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर को कब सम्मानित किया गया था? तो 97-98 में किया गया था। अभिनव बिंद्रा ने को 2001 में किया गया था शूटिंग के लिए, ठीक है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंकज आडवाणी हो गया, है ना, इनका संबंध किस खेल से है? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिलियर्ड से हैं। महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री। अभी नीरज चोपड़ा जो है काफी न्यूज में रहते हैं, इनका पूछ सकता है, अभी रिसेंट में ही इनको दिया गया है, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना है चीजें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2023 में भी यह पुरस्कार मिल चुके हैं, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा रंकी रेड्डी, सात्विक साई, ठीक है, इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। तो इन दोनों को वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई हैं, ये ध्यान से रखना। देखिए बच्चों, ये 1 घंटे के 40 मिनट के सेशन में ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊं इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए।
पर मैं आपको एनालिसिस ज़रूर बता सकता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसी पढ़ाई करनी है, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ कर के जाना है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने का आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन-सा नृत्य, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एसएससी, एमटीएस और आरआरबी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो उड़ीसी डांस है बच्चों, है ना, जो उड़ीसी डांस है, यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक शास्त्रीय नृत्य है या फिर क्लासिकल डांस है। ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है या फिर क्लासिकल डांस है। भारत में बच्चों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में टोटल आपको 8 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे और 9th जो शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है वो छऊ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? छऊ। ये 9वां शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन 8 कौन-कौन से हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है भरतनाट्यम, ठीक है? भरतनाट्यम ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य, लगभग 2000 वर्ष पुराना ये शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। अब जो भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं, ये कौन-कौन हैं? ये आपको याद रखना है ना? 3 से 4 नाम आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख जो इसके डांसर्स हैं वो कौन-कौन हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस पर ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएँगे, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? मोहिनी अट्टम की यदि हम बात करें, मोहिनी अट्टम, है ना? इसके अलावा कथकली, कथकली, ठीक है? ये कहाँ का है? तो ये आपको केरल राज्य के देखने को मिलेंगे, ये भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है? आगे हम बात करें कुचिपुड़ी, ठीक है? कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना? अभी उड़ीसा का हमने डिस्कस कर ही लिया, ये उड़ीसा का है, उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है। एक कत्थक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कत्थक जो है ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कत्थक, ये आपको याद रखना है ना। एक सत्रिया है, ठीक है? सत्रिया, ये कहाँ का है? तो ये असम का है। एक आपको मणिपुरी देखने को मिलेगा। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है, ये मणिपुर का है, ठीक है? तो कितने हो गए? 1 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एक 8। 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। 9वां कौन-सा है? तो छऊ है। छऊ कहाँ पर किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके अलावा आस-पास का जो ये रीजन है, यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में आते हैं, विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा जो ये ओडिसी नृत्य है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसके अलावा जो नंदिकेश्वर हैं, ठीक है? इसका जो एक अभिनव दर्पण है, ठीक है? अभिनय दर्पण, सॉरी, अभिनय दर्पण, किसकी रचना है ये? नंदिकेश्वर की, है ना? नंदिकेश्वर की, ठीक है? इसके अलावा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, तो इन पर ये आधारित है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना? तो संविधान सभा, अब देखिए पॉलिटी की यदि मैं बात करूं, है ना, तो पॉलिटी की यदि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, तो आर्टिकल, अनुच्छेद जो होते हैं, ठीक है, अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। संविधान सभा वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। और आर्टिकल में भी जरूरी नहीं आप पूरे रट लें, जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उससे संबंधित आर्टिकल हो गए, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ठीक है, महान्यायवादी है, कैग है, ठीक है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हो गए, कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हो गए, संविधान संशोधन हो गए, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण आर्टिकल, ऐसे बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पॉलिटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों, इसकी डेट क्या थी? तो ये काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, दिल्ली में ये बैठक हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदा एक मिनट, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, नंद सिन्हा ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इन्होंने अध्यक्षता क्यों की थी? क्योंकि ये चूंकि पहली बैठक थी, है ना, और उस समय पहले से कोई डिसाइड नहीं था कि अध्यक्षता कौन करेगा। तो उस समय फ्रांस से ये चीज हमने अडॉप्ट की थी कि उस समय जो सबसे सीनियर मेंबर होंगे, है ना, संविधान सभा के, तो उनसे ही अध्यक्षता की जाएगी। और उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये सबसे सीनियर मेंबर थे, इस कारण से इनको अध्यक्षता दी गई थी। और ये चीज हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी? तो फ्रांस से। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहां से हमने अडॉप्ट की। ठीक है, सेकेंड जो बैठक है बच्चों ये हुई थी 11 दिसंबर। ठीक है, सेकेंड बैठक कब हुई थी? पहली 9 को हुई, सेकेंड हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इनको परमानेंट अध्यक्ष, है ना, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये फर्स्ट ये पहले स्थाई, है ना, एक मिनट रुकेगा, ये पहले स्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या थे? स्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा जो संविधान सभा है बच्चों, इसका जो गठन हुआ था, ठीक है, किसके आधार पर हुआ था? तो एक कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसकी डेट याद रख लीजिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। इसकी संस्तुति के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इससे पहले भी बहुत सारे मिशन आए थे, जैसे कि क्रिप्स मिशन वगैरह आया था, लेकिन वो फेल हो गए थे। और फाइनली 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन आया था, और इसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 3 मेंबर भी थे, काफी महत्वपूर्ण थे। एक तो पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तो ये 3 इसके मेंबर थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो पैंथिक लॉरेंस है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हर एक चीज मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे, तो ये आपको याद रखना है, रिवाइज करना है, संविधान सभा को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक और डेट थी 13 दिसंबर 1946। इस दिन जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, या फिर पेश किया था, सॉरी, पेश किया था, है ना। तो ये डेट भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप खालिस्तान के द्वारा निर्मित कराया गया, है ना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो गया एक। तो अशोक के द्वारा, अशोक आप जानते होंगे मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, जो मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, और खासतौर पर अशोक से तो आता है, कलिंग युद्ध से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? सबसे पहली बात याद रखनी है, जो ये स्तूप है बच्चों, ये कहाँ पर है? ये आपको सांची नाम की जगह पर ही देखने को मिलता है। अब ये सांची कहाँ पर है? तो ये जो सांची है ये मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में जो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, उसके पास ही देखने को मिलता है, और रायसेन जिले के अंतर्गत ये आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो सांची है बच्चों, ये क्या है? ये यूनेस्को साइट भी है ना, यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, 1989 में इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको तीन यूनेस्को साइट देखने को मिलेंगी। पहली है सबसे महत्वपूर्ण, यहां से भी क्वेश्चन आता है, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो 1986 में इसको यूनेस्को साइट बनाया गया था। अब खजुराहो की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक रिलेट होता है और काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो मंदिर हैं उसके लिए काफी फेमस हैं, भारत ही नहीं विश्व से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और स्पेशली इस इन मंदिरों के लिए, है ना, यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 4 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, जो 4 प्रमुख शहर, सॉरी 5 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो 4 जो प्रमुख शहर हैं, जैसे कि इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ये 4 बड़े बड़े शहर है। तो इन 4 शहरों में एयरपोर्ट है। इसके अलावा जो 5वां एयरपोर्ट है वो खजुराहो में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर है। ठीक है, खजुराहो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट है वहां पर। ठीक है, तो ये इतने प्रसिद्ध हैं। कामुक मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा फरवरी माह में, है ना,
यहाँ पर नृत्य महोत्सव का भी आयोजन होता है। ठीक है। नृत्य महोत्सव का भी आयोजन होता है और यहाँ पर जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनका आयोजन यहाँ पर होता है फरवरी माह में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो खजुराहो का जो नृत्य महोत्सव है ये काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये एक यूनेस्को साइट हो गई, एक ये हो गई, और एक और यूनेस्को साइट आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं भीमबेटका। ठीक है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो भीमबेटका जो है इसको 2003 में यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये 3 यूनेस्को साइट हैं। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। ये पर्यटन स्थल से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सांची से आ जाएगा आपको, खजुराहो से आ सकता है, और किसी राज्य में कोई महत्वपूर्ण साइट है वहां से जाता है। तो यूनेस्को साइट वगैरह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये यूनेस्को साइट तो है ही है, अब ये हिस्ट्री से भी रिलेट हो गया और वहां से भी रिलेट हो गया। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुई? अब ये जनगणना सेंसस जो टॉपिक है बच्चों, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, एसएससी की कर लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, एसएससी जीडी की बात कर लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। ठीक है। और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। एक ना एक क्वेश्चन की संभावना है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या फिर हर दूसरी शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो नियमित जनगणना का जो कार्यकाल है सबसे पहले किसके टाइम पे हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था बच्चों। ठीक है। कब हुआ था? तो 1881 में ये नियमित जनगणना पहली बार की गई थी। इससे पहले 1872 में भी जनगणना हो चुकी थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे, है ना। लॉर्ड मेयो उस समय गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। ठीक है। वायस राय थे मतलब। तो 81 में कौन थे? रिपन थे। नियमित जनगणना हुई थी 1872 में पहली बार हुई थी। ठीक है। ये पूर्ण जनगणना नहीं थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे जनगणना हुई थी। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो लेटेस्ट जनगणना भी है तो वो हम 2011 के डेटा से काम चला रहे हैं, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है ये हुई नहीं थी, है ना। बीच में कोविड आ गया और उसके बाद से फिर ये जनगणना हुई नहीं। जो 2011 की जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जो डेटा है ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ना। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। ठीक है। 382 जनसंख्या घनत्व है। लिटरेसी रेट कितना है? लगभग 73% लिटरेसी रेट था। केरल सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य था। ठीक है। लिंगानुपात कितना है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लगभग 943 लिंगानुपात था, सेक्स रेशो था। ठीक है। तो ऐसे डेटा डायरेक्ट तौर पर एग्जाम में आ जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा साक्षरता के अनुसार टॉप राज्य कौन से हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ठीक है। ऐसे साक्षरता बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य तो आपको पता होगा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल पहले नंबर पर है। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम हरियाणा में है लिंगानुपात 879। यहाँ पर कितना है? केरल में 1084 है। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पूरा डेटा है और इस पर सेपरेट लेक्चर भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं, 2-3 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज वाला भी मिल जाएगा और थ्योरी वाला भी मिल जाएगा। तो आप अच्छे से वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शायद से यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी एप्लीकेशन पर। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल धोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? लाल धोमा, अब देखिए हाल ही में बच्चों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है। विधानसभा चुनाव हुए या फिर विधानसभा इलेक्शन हुए। कहां कहां पर हुए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, है ना। इसके अलावा मिजोरम में हुए और तेलंगाना में हुए। ठीक है। और हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। ठीक है। तो ये जो 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री, है ना, नए सीएम इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा इन राज्यों के जो गवर्नर हैं, तो इनको तो आप अच्छे से रट ही लेना। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी शिफ्ट में आए या फिर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्ट में ये मिलेगा। ठीक है। तो सीएम गवर्नर अच्छे से पढ़ लेना।
अब ये 5 राज्य के तो मस्ट ही हैं, बिल्कुल रट के जाना है आपको, लेकिन जो पूरे 28 राज्य और जो यूटी हैं, इनके भी आपको गवर्नर और मुख्यमंत्री पता होना चाहिए। खासतौर पर जहाँ पर नए इलेक्ट हुए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही इसका सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही वो अपडेट लेक्चर आया है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो लाल दुहुमा है बच्चों, ये कहाँ के बने हैं? तो मिजोरम के सीएम बने हैं, आपको याद रखना है। क्या नाम है? लाल दुहुमा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा बने, कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के अनुमुलर रेवंत रेड्डी बने, तिमिलिसई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय बने, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ते ही हैं, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज मेरी चल रही है, तो आपको यदि मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप वो सीरीज फॉलो कर लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से पनामा कैनाल कनेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर जरा चढ़िए, देखिए ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है ना, ये पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पर आपको पनामा देश के अंतर्गत पनामा कैनाल देखने को मिलती है, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब सॉरी, मानव के द्वारा निर्मित ये लेक है ना। और किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो ये लॉक, अपने लॉक सिस्टम के लिए फेमस है या फिर जानी जाती है। लॉक सिस्टम मतलब, इस पर सेपरेट लेक्चर भी है, आपको देखना हो देख सकते हैं। मतलब इसमें इस प्रकार से लॉक बने हैं, है ना, इस प्रकार से लॉक बने हैं। यहाँ पर मान लीजिए शिप है, ठीक है, शिप को पहले यहाँ पर चढ़ाया जाता है, फिर यहाँ पर चढ़ाया जाता है, फिर यहाँ पर बीच में एक गाटून लेक है, उसमें उतार दिया जाता है, तो यहाँ पर ये चली जाती है। फिर यहाँ पर ये इसको ऐसे उतारा जाता है ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ये लेक है, इस लेक का नाम क्या है? तो इस लेक का नाम है गाटून लेक, है ना। ये समुद्र तल से थोड़ी ऊपर है, तो इसका से इसको गाटून लेक में उतारने के लिए ये लॉक सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी शिप को इस लॉक सिस्टम के थ्रू गाटून लेक में उतारा जाता है। इस पर सेपरेट लेक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी जैसे जल संधि या फिर कैनाल हैं, वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, बाब अलमानदेव रेड सी और अदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज कैनाल एक और महत्वपूर्ण है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट भूमध्य सागर अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। डोवर स्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसी जो प्रमुख जल संधियां हैं या फिर स्ट्रेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आर्ट एंड कल्चर का है। तो बिहू महोत्सव किस राज्य का एक फसल उत्सव है? सिंपल सा क्वेश्चन है। असम राज्य का ये एक उत्सव है। अब लेकिन हमारे भारत इतना डाइवर्सिफाई कंट्री है, इतने सारे राज्य हैं, हर एक राज्य में बहुत सैकड़ों उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं, और कहीं से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो कम से कम पूरे नहीं तो जितने प्रमुख उत्सव हैं वो आपको पता होने चाहिए। किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आते ही हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पर सेपरेट लेक्चर भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिहू महोत्सव है, ये आपको याद रखना है। जो असम के लोग हैं, ये नव वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अप्रैल माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और जो फसल की कटाई होती है, तो उस फसल का या फिर अच्छी फसल का धन्यवाद देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है असम के लोगों के द्वारा। इसके अलावा डिफरेंट फेस्टिवल हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल आपको पता होगा, एक पक्षी है जो कि यहाँ का एक पक्षी, पवित्र पक्षी मानते हैं नागा जनजाति के द्वारा, काफी पवित्रता से इसको पूजा भी जाता है। ठीक है, और सांगाई फेस्टिवल हो गया। सांगाई हिरण आपको पता होगा, लोकटक झील है मणिपुर में, है ना। यहाँ पर किवुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है, तो मणिपुर में ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, सांगाई हिरण के नाम पर लुप्तप्राय प्रजाति है एक। पोंगल एक फसल का त्योहार है तमिलनाडु में। कट्टू, इसमें बुल फाइटिंग होती है, तमिलनाडु का है। ठीक है, उड़म हो गया, हम्पी हो गया, कंबाला उत्सव, ये भैंसों की दौड़ वाला एक उत्सव है कर्नाटक का। फ्लैमिंगो, ठीक है, बथुकुम्बा, सिग्मो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, हर एक को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
वीडियो लंबा हो जाता है। बताने का उद्देश्य ये है कि जितने भी उत्सव हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। मतलब जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो उसमें से 40% 30% शिफ्ट में जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उत्सव से, है ना। बिहू का नहीं मिलेगा, लेकिन उत्सव का क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक आर्थिक गतिविधि से संबंधित है ना। प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो जो व्यापार है बच्चों, है ना, ये, सॉरी, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो व्यापार है, बिजनेस है, ये प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक क्षेत्र होता है, फिर द्वितीय क्षेत्र होते हैं, फिर तृतीय क्षेत्र होते हैं। ये होते क्या है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, है ना। पर्यावरण पर मतलब जैसे कि आप देखेंगे मछली पालन हो गया। मछली को आप कैसे पकड़ते हैं, किसी नदी से पकड़ते हैं या फिर किसी महासागर से पकड़ते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उसको उसका उत्पादन होता है, ठीक है। पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, खनन हो गया, माइनिंग हो गया, कोई खनिज आप निकालते हैं, तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। प्रकृति का प्रति मतलब प्रकृति मतलब ये सारी जो चीजें होती हैं प्रकृति पर निर्भर हैं और उसका यूज करके फिर हम इनको उत्पादन वगैरह करते हैं, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर होता है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के जो ये उत्पाद है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, मछली वगैरह हो गई, तो इनका ही यूज करके, इनका इनको कच्चे माल के रूप में यूज करके इसको प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे कि उद्योग हो गए, कारखाने हो गए, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। एक होता है तृतीय क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गई, सेवाएं हो गई, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, शिक्षा, व्यापार, जिसमें आप कोई सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसे आ जाएगा कि बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, परिवहन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और खासतौर पर अभी बजट वगैरह आना वाला है, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मौद्रिक नीति वगैरह से संबंधित क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति इसको हम बोलते हैं, विलय नीति बोलते हैं। एसएससी जीडी में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2023 में, पिछले साल का ही ये क्वेश्चन है, शायद आया हुआ है। तो विलय नीति का मतलब क्या है आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो इसके टाइम पे जो हड़प नीति है ये आई थी 1848 से लेकर के 1856 तक इसका शासन था, ठीक है। 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इनके द्वारा ही विलय नीति लाई गई थी। ये विलय नीति क्या थी, मान लीजिए कोई एक राज्य है, जैसे कि आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स का भारत में रूल चल रहा था, तो यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती थी। एक तो ब्रिटिश इंडिया, जहां पर ऐसे स्टेट जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करते थे, है ना, ऐसे राज्य जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करते थे उनको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर राजे रजवाड़े रूल करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे पर वो अपना शासन करते थे। तो जो ये विलय नीति लाई गई थी लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी की, इसमें ये कहा गया था कि यदि मान लीजिए किसी राज्य का कोई राजा है ना, और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी से मतलब क्या है, उसका कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस राज्य का विलय कर लिया जाएगा, उस राज्य को हड़प लिया जाएगा और उसको ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लाई गई थी, आपको याद रखना है। और इसके तहत झांसी को कब मिलाया गया था, तो 1853 में झांसी को मिलाया गया था ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर है। आप जानते ही होंगे, इस पर मूवी भी बनी है, बहुत सारी आपने देखी होंगी। लक्ष्मीबाई यहाँ की रानी थी उस समय पर, ठीक है। इनका कोई पुत्र नहीं था, है ना। और पुत्र भी मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई गोद ले लिया तो वो पुत्र माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका खुद का पुत्र होना चाहिए। अब देखिए, इसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था 1848 में, और सबसे लास्ट में कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़पा गया था 56 में, ठीक है। झांसी को देख लीजिए कब हड़पा गया था, तो 53 में हड़पा गया था। और अलग अलग राज्य हैं, ये मैन मैन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहली बार रेल सेवा की भी शुरुआत की गई थी 1953 में, आपको पता होगा, ठीक है।
मुंबई से थाने के मध्य में लगभग 34 किलोमीटर लंबी रेल सेवा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो मेन मेन जो गवर्नर जनरल हैं, ये चूंकि हिस्ट्री और पॉलिटी का थोड़ा सा कॉमन पार्ट आ जाता है कई बार यहाँ पर, तो गवर्नर जनरल जिन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं, ठीक है, ये आप याद ये अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से संबंधित है, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर से बच्चों अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर में 2023 की ऐसी घटनाएं, ठीक है, 2023 की ऐसी घटनाएं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 काफी ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, संसद भवन, संसद भवन बनी नई, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि 2023 में ऐसे घटनाक्रम जो कि 3-4 साल में एक बार होते हैं, या फिर बहुत टाइम बाद हुआ, या फिर पहली बार ही हुआ, है ना, ऐसे घटनाक्रम जो होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है करंट अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, अब ऐसे आइडेंटिफाई आपको टॉपिक करना है और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी पढ़ना तो आपको पूरा ही है, ऐसा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास टाइम कम है या फिर किसी ने करंट अफेयर कम पढ़ा है, तो मेन मेन टॉपिक को आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो आदित्य L1 था, पहला सूर्य मिशन है, ये आपको याद रखना है, नासा का। ठीक है, याद रखना है, और ये इसको अपने लैंग्वेज पॉइंट पर भी स्थापित कर दिया गया है, हाल ही में, कल की ही शायद न्यूज थी, कल परसों की, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आदित्य L1 की यदि हम बात करें तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसरो की यदि हम बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत का एक अंतरिक्ष संबंधी सेंटर है, मतलब जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है, चाहे चंद्र मिशन की बात करें, मून मिशन की बात करें, मंगल मिशन की बात करें, किसी अन्य ग्रह की कोई खोज के लिए कोई उपग्रह गया हो, तो वो इसरो ही सारे काम करता है। ठीक है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की जाती है, जो कि श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है पुलिकट लेक के बीच में, वहां से सारी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाती हैं। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2 सितंबर, ये डेट भी याद रख लेना, 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा चंद्रयान से संबंधित आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया और वो साउथ पोल पर कब उतरा। ठीक है, ये आपको याद रखना। चंद्रयान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आप ध्यान से पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV-C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, और लगभग 7 पेलोड इससे भेजे गए थे। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना, इस पर सेपरेट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विमेन 2020 वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट का जो हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है। ठीक है, आपको याद रखना है, 6वीं बार ये जीती है, और सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, आपको याद रखना। तो इस बार का भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और सर्वाधिक बार भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो आयोजन है बच्चों, पहली बार जो आईसीसी विमेन 2020 वर्ल्ड कप है, इसका 2009 में पहली बार आयोजन किया गया था। कब, कहां पर किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था, और इसके विजेता भी कौन सी टीम थी? तो इंग्लैंड ही इसकी विजेता थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अभी 2024 में फिर से इसका आयोजन होना, तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें उपविजेता कौन थी? तो जो इस बार का हुआ था, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है ये उपविजेता थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मेंस 2020 सॉरी, जो मेंस 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया जीती है, आप जानते ही होंगे, आप तो क्रिकेट को फॉलो करते ही हैं। तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है मेंस वाला, ऑस्ट्रेलिया जीती है। भारत जो है ये उपविजेता रही। फाइनल का मैच कहाँ हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा सर्वाधिक रन, मैन ऑफ द सीरीज आप बोले तो विराट कोहली रहे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, है ना। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो मोहम्मद सामी ने सर्वाधिक विकेट लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वर्ल्ड कप वगैरह अच्छे से पढ़ करके जाना, यहाँ से आपको किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो कुछ जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं,
आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। ठीक है, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है बच्चों, इसमें गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना है ना, आजादी के बाद हमारे यहाँ खाने की बहुत दिक्कत थी, ठीक है, गरीबी थी, भुखमरी थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जब आई, ठीक है, तो इसको 1951 से 56 के बीच में, तो ये कृषि पर, इस पर जोर दिया गया था, है ना, कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया था कि पहले हमें खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, फिर हम बाकी की चीजें देखेंगे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी कृषि पर आधारित थी। इसको हम बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल मॉडल ठीक है, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है वो 56 से 61 के बीच में आई थी, और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। पहले कृषि, है ना, पहले बोला गया कि भूख मिटा लें, फिर कहा जाए कि अब थोड़ा सा विकास किया जाए, तो विकास के लिए उद्योग लगाई जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए। ठीक है, तो सेकंड जो था वो उद्योगों पर आधारित था, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, और पीसी महालोविस मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन है ना, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहली से, दूसरी से, पांचवी से, आठवीं में मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से पढ़ लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, राजघाट किसकी समाधि है? तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इनकी ही समाधि को कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। अब जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, है ना, इनकी समाधि के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है शांतिवन, इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है शक्ति स्थल। ठीक है, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है इनका नाम है वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है इसको हम बोलते हैं विजय घाट। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है इसको हम किसान घाट बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है इसको हम राष्ट्रीय स्मृति स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक से है ना, अब ये करंट से भी रिलेट कर गया, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आ गया, मिला जुला क्वेश्चन है। विली व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, क्रिकेटर की जीवनी है, किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज, ठीक है, सुरेश रैना की ये जीवनी है, आपको याद रखना है। और बहुत सारे क्रिकेटर हैं उनकी जीवनी आपको पता होना चाहिए। देखिए सुरेश रैना है, अब तो ये रिटायर हो गए हैं, आप जानते ही होंगे। प्लेइंग इट्स माय वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। देखिए एसएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। नो स्पिन शैन वॉर्न की है। सिक्स मशीन जो है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल की है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण के। तो जो प्रमुख क्रिकेटर हैं, है ना, इनकी बुक्स भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, उनसे जीवनी से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लैगून झील, लैगून झील मतलब क्या होती है समझ लो। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, हालांकि आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा, है ना। यहाँ पर आपको पता होगा एक पुलिकट लेक है ना, यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक पुलिकट लेक है। तो जब बच्चों समुद्र का पानी ही स्थल भाग में अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है, और क्या होता है कि इन झीलों में नदियां भी आकर के गिरती हैं। ठीक है, तो खारे पानी और मीठे पानी का एक मिला जुला स्वरूप, जो कोस्ट रीजन में समुद्र का पानी अंदर घुसने के फलस्वरूप जो झीलें बनती हैं, ये खारे पानी और मतलब ना पानी बहुत ज्यादा खारा होता है ना मीठा होता है, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, तो खारे पानी की आप बोल सकते हैं। तो जो ये लैगून झीलें होती हैं, तट पर स्थित झील होती हैं जो कि समुद्र के जल से ही मुख्यतः बनती हैं, इनको हम बोलते हैं लैगून। तो भारत की जो सबसे बड़ा लैगून है ये चिल्का लेक है, आपको याद रखना है। ये उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलती है ना, यहाँ उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगी। फिर ये पुलिकट लेक है एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये भी एक लैगून का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर ही श्री हरिकोटा आइलैंड है, यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है एकमात्र भारत का, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेम्बनाथ लेक देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं। लेक वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ना हो तो डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, डीपीएसपी हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, संविधान संशोधन हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि एसएससी के काफी फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुसूचियां हो गई, भाग हो गए।
तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारे प्रावधानों को चेंज किया गया था, इस कारण से इसको हम लघु लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, आपको याद रखना है ना। आर्टिकल 51A के अंतर्गत भाग 4 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये बाद में ऐड हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, है ना। 86वां सीए 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, है ना। तो ये आप पढ़ लेना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रूस से अडॉप्ट करके हमने इसको ऐड किया था पार्ट 4A में या फिर आर्टिकल 51A में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो महत्वपूर्ण जो कुछ ऐसे डेली यूज की चीजें होती है, जैसे कि साधारण नमक हो गया, खाने का सोडा हो गया जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ऐसे जो होते हैं इनके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस यूज ये आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि साधारण नमक हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, खाने के रूप में अचार में इसका यूज होता है। खाने का सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इसका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये वगैरह भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये आज हमने 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, और मेरा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है कि ये नहीं है कि आपको 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है वो वहां पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए मैंने यहाँ पर आपको एक एनालिसिस बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे सेक्शन है या फिर पार्ट है जहाँ से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, तो अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, है ना। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत जल्दी हम अगले सेशन के साथ आएंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और व्यूज़ होंगे, है ना, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और सेकंड लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, है ना। क्योंकि ये एनालिसिस वगैरह जो हम करते हैं बच्चों, इसमें टाइम लगता है ना, और प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करके लाते हैं। ऐसे ही नहीं कि 20 रैंडम क्वेश्चन रख लिए और हम शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। तो टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट भी कुछ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।